हाय दोस्तों। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। तो प्राचीन इतिहास में हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटा था। तो एक जो काल था उसको हमने ऋग्वैदिक काल नाम दिया था, जो प्रारंभिक काल था। इसको ऋग्वैदिक काल नाम दिया था। इसका कालखंड जो था 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था। 1000 बीसी तक था जो ये वाला कालखंड था, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था। और इस टाइम तक अभी तक क्या हुआ था कि ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। जो देवता थे जैसे इंद्र हो गए, इनका बहुत महत्व था। और अग्नि हो गए, सोम हो गए, इन सब का बहुत महत्व था। और अभी तक जो ऋग्वैदिक आर्य थे, अभी तक ये जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है या तो पश्चिम यूपी वाला जो क्षेत्र है, अभी तक वहीं आके बसे थे। जो वेस्टर्न यूपी तक, मतलब कि एक तरीके से जो वेस्टर्न यूपी है, वहीं वहां पे भी जो गंगा वाला क्षेत्र है, अगर इसको हम मतलब अगर ऐसे किया जाए तो यहाँ पे क्या है, जो अगर वेस्टर्न यूपी मतलब कि ये क्या है, पंजाब अगर यहाँ पे हो गया, पंजाब को हम पी से दिखा दे रहे हैं। तो इसके नीचे इधर हरियाणा वाला क्षेत्र है। हरियाणा, फिर इधर क्या था कि ये इससे लगा हुआ उत्तर प्रदेश। मतलब कि ये जो आए थे, जो आर्य आए थे, इधर पश्चिम साइड से आए थे, उत्तर पश्चिम से आए थे, तो वो इधर से बढ़ना शुरू कर दिए थे। यानी कि अगर मतलब कि इधर से बढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। अब ये लोग बढ़ रहे थे, अगर ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में भी यहाँ ये जो पश्चिम वाला एरिया है, जो जहाँ से एक तरीके से गंगा नदी जो बहती है, अभी गंगा नदी को क्रॉस नहीं किए थे, यानी गंगा नदी के पीछे तक ही थे। तो अब अभी तक ये लोग यहाँ तक पहुंचे थे। तो हुआ क्या था कि अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो इनका सामना जो यहाँ के मूल निवासी थे उनसे हो रहा था। तो जो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड है, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड है, हम इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो इस टाइम में क्या हुआ था, जो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, जो शेष तीन वेद थे, जो शेष तीन वेद और जो ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, इन सब की रचना किसमें हुई थी, इसमें हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि अब जो आर्य थे, इनकी संस्कृति का क्या हुआ कि जो पूर्व की तरफ इनका प्रसार होना शुरू हो गया था। यानी कि ये लोग पूर्व की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब ये लोग गंगा और जो यमुना का दोआब क्षेत्र है, जो गंगा और यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, अब वहां पहुंच चुके थे। तो गंगा जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, इनका सामना भी मतलब कि यहाँ के जो मूल निवासी थे या तो जो यहाँ की संस्कृति वाले जो मतलब बहुत प्राचीन काल से रह रहे थे, तो अब उनसे सामना होता है। तब ये कहाँ बढ़ते हैं, जब यहाँ पे पहुंचते हैं, यानी कि जो गंगा यमुना वाला दोआब वाला क्षेत्र है वहां पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब जैसे जैसे कालखंड बढ़ता है, तो आर्य जो लोग रहते हैं, आर्य भी क्या करते हैं, कृषि करने लगते हैं, यानी कि स्थायित्व इनमें आने लगता है। क्योंकि जो भारत का एरिया है, जो दोआब वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है, काफी फर्टाइल क्षेत्र है, यानी बहुत उपजाऊ क्षेत्र है कृषि के लिए। अगर देखा जाए तो कृषि के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। जो ये आर्य जो है पंजाब, मतलब कि जो दोआब वाला क्षेत्र है, दोआब ज्यादातर जहाँ पे मतलब नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब बहुत से नदियों वाले के बीच का जो क्षेत्र होता है, बहुत फर्टाइल क्षेत्र माना ही जाता है। जैसे पंजाब जो है, तो 5 नदियों के मतलब क्षेत्र से, उससे उनके जो उनकी जो मिट्टियां है, एक तरीके से उनके जमाव की वजह से पंजाब का निर्माण हुआ। तो उसी तरीके से दोआब जो है गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। और जो पंजाब जैसे था वो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र था। तो इसके बाद ये क्या है, एक फर्टाइल लैंड था, यानी कि बहुत अच्छा, कृषि के लिए बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे आर्य क्या हुए कि आर्य यहाँ पे परमानेंट बसने लगे। तो जब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आर्य यहाँ पे परमानेंट बसने लगे तो कृषि भी करने लगे। तो हमको कैसे पता चलता है कि आर्य जो मतलब कि पूरब दिशा में बढ़ रहे थे। तो शतपथ ब्राह्मण जो था, जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण इसका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें क्या है, विदेध विदेध माधव की कथा से, विदेध माधव की कथा से आर्यों के पूरब दिशा में मतलब कि विस्तार का पता चलता है। और ये पता चलता है कि ये लोग सदा नीरा यानी गंडक तक की, मतलब कि जो सतवत ब्राह्मण में जानकारी मिलती है, इनकी मतलब कि गंडक नदी तक, जो कि आज गंडक नदी है, इसको पहले सदा नीरा बोला जाता था, वहां तक का प्रसार की जानकारी हमको मिलती है। और जो ये सदा नीरा नदी थी, यानी जो गंडक नदी थी, इसी को ही बोला जाता था कि मतलब कि उनकी जो पूर्वी सीमा थी। जो आर्य थे, आर्य जो थे, इनकी पूर्वी सीमा क्या थी, जो सदा नीरा नदी है, यही इनकी पूर्वी सीमा मानी जाती थी। और उसके बाद वाले एरिया को ये लोग अछूत मानते थे, एक तरीके से जो बाद वाला क्षेत्र है, इसको ये लोग मानते थे कि उसमें मगध और मगध वाला एरिया आ जाता है, जो आज का पटना और ये सब क्षेत्र है। तो इसको ये लोग मानते थे कि वो अछूतों की भूमि है। तो वहां तक ये लोग नहीं पहुंच पाए थे। अभी तक कहाँ तक थे ये, जो गंडक नदी है, गंडक नदी तक ही थे। गंडक नदी को अभी तक नहीं पार कर पाए थे, जो उत्तर
वैदिक काल में अगर हम उसको उत्तर वैदिक काल को बांटे, तो यानी ये कह सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश में अब आर्यों का, पूरा इधर पंजाब से लेते हुए, पंजाब हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश से लेते हुए जो सदा नीरा यानी गंडक नदी है, यहाँ तक अब आर्यों का विस्तार हो चुका था। तो ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में सरस्वती और द्विशदती नदियों के बीच के क्षेत्र को पवित्र मानते हुए उसे ब्रह्मावर्त नाम दिया गया था। तो ब्रह्मावर्त जो नाम था, जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है वहां पे सरस्वती, जो हरियाणा वाला क्षेत्र है वहां पे सरस्वती नदी बहती है और एक द्विशदती नदी बहती थी, इनके बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब ब्रह्मावर्त से आगे जब ये लोग बढ़े, गंगा यमुना का दोआब की, मतलब कि गंगा यमुना का जो दोआब था उसके ऊपरी क्षेत्र में जब पहुंच जाते हैं, तो उसके ऊपरी क्षेत्र में जब पहुंचते हैं तो इसको ब्रह्मर्षि देश बोला जाता है। यानी कि पहले कहाँ थे, पहले ये लोग थे ब्रह्मावर्त में थे, यानी जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है वहां पे थे। उसके बाद कहाँ बढ़ते हैं, उसके बाद ब्रह्मर्षि देश में पहुंचते हैं। ये जो क्षेत्र है आज का, जो दिल्ली और आसपास का जो कुरुक्षेत्र है उसके पास का इलाका है। तो जो कुरुक्षेत्र भी है, तो ये किससे, दो कबीलों से मिला था, दो कबीलों से बना था। तो एक कबीला था भरत कबीला था, और प्लस एक कबीला था पुरु, पुरु कबीला था। तो इनसे एक कबीले का निर्माण हुआ था जिसका नाम था कुरु। तो इसी कबीले वाले जो थे, जहां पे लोग रहते थे, उसी को बोला जाता था कुरुक्षेत्र बोला जाता था। उस एरिया को कुरुक्षेत्र बोला जाता था जहां पे ये कुरु लोग रहते थे, जिसको आज हम लोग उसमें पढ़ते हैं, जो कौरव थे उसमें महाभारत में बताया जाता है, तो वही एरिया था ये। तो मतलब महाभारत जैसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है हमको, लेकिन ये पता था कि जो कुरुक्षेत्र है वहां पे लोग, मतलब जो आर्य थे, जो एक तरीके से जो उत्तर वैदिक आर्य थे, वहां पे आके बसे थे। तो इसके बाद क्या होता है कि आर्य जो है अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, जब गंगा नदी को पार करके, एक तरीके से गंगा और यमुना के दोआब को भी छोड़ के जब आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ते हैं तो उस एरिया को मध्य देश बोला जाता है। यानी कि अब आर्यों का प्रसार हो रहा है। इधर अगर देखा जाए तो इधर अगर हम दक्षिण में बात करें, तो अगर दक्षिण में क्या, इधर उत्तर में हिमालय हो गया और दक्षिण में इनकी सीमा क्या थी, दक्षिण में जो सीमा थी विंध्याचल पर्वत था। तो यानी विंध्याचल पर्वत और हिमालय के बीच वाला जो क्षेत्र है, जो विंध्याचल पर्वत और हिमालय के बीच वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता था मध्य देश बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था, इसको मध्य देश बोला जाता था। तो मध्य देश तक अब इनका एक तरीके से प्रसार हो चुका था। यानी मध्य देश अगर अगर आज के संदर्भ में देखा जाए, तो आज जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, जो अवध वाला क्षेत्र है, जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है लगभग, तो इस एरिया को जो अवध हम कह सकते हैं, जैसे ये अवध वाला जो क्षेत्र है या तो पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है, तो यहां तक इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, मगध बोल सकते, वो मध्य देश बोल सकते हैं इसको। तो उत्तर वैदिक काल में जो मध्य देश था, इसी को आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यानी कि जो इनका कंसंट्रेशन था, एक तरीके से कह सकते हैं, या तो जो बहुत संपन्न आर्य थे, तो ये मध्य मध्य वाला जो देश था, मध्य देश जिसको बोला जाता है, वहीं पे थे। तो फिर क्या, अगर हम इनकी अगर बाउंड्री ड्रा करें कि आर्य अभी उत्तर वैदिक काल तक कहाँ तक थे, अभी भी इनका जीवन जो था ग्रामीण जैसा जीवन था, मतलब बहुत बड़े एक तरीके से साम्राज्य नहीं थे। तो अगर हम इनकी सीमा बाउंड्री ड्रा करें, तो अगर हम इस कालखंड को अगर बाउंड्री में ड्रा करें, तो जो विंध्य पर्वत थी, उस वैदिक संस्कृति क्या थी, दक्षिणी सीमा थी। जो विंध्य पर्वत वाला एरिया था, ये क्या थी, दक्षिणी सीमा थी। और जो सदा नीरा नदी है, जो बिहार में आज गंडक नदी है, सदा नीरा को ही क्या बोला जाता है, सदा नीरा को ही बोलते हैं गंडक नदी। जो गंडक नदी है, जो गंडक नदी है, इसको पूर्वी सीमा बोला जाता था। और बाकी जो अंग, मतलब कि अभी भी जो अंग और मगध वाले क्षेत्र हैं, ये आर्य संस्कृति में नहीं थे शामिल। जो अंग और मगध वाले क्षेत्र हैं, इनको आर्य संस्कृति में अभी नहीं शामिल किया गया था। इनको अछूतों की भूमि बोला जाता था। जो आर्य और जो अंग और मगध वाला क्षेत्र है, इनको अछूतों की भूमि बोला जाता था। अछूतों की भूमि बोला जाता था, इस क्षेत्र को अछूतों की भूमि बोला जाता था। तो अभी आर्य संस्कृति क्या थे, ये लोग आर्य संस्कृति से अभी तक बाहर थे। बाकी जो एक तरीके से जो हिमालय वाला क्षेत्र था, उत्तरी सीमा हो गई। हिमालय तो ऐसे भी है, तो वो उत्तरी सीमा हो ही जाएगी। बाकी इधर पश्चिम से तो ये लोग आए ही थे, तो पश्चिम से ही मतलब इनका प्रसार हो ही रहा था। ऐसा नहीं था कि जो लोग पश्चिम में रह रहे थे तो वहीं पे रह गए, मतलब कि वो लोग छोड़ के इधर आ गए थे। जो वहां पे रह रहे थे वो वहीं रह रहे हैं। मतलब एक तरीके से क्या अगर देखा जाए, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ी, जब आबादी बढ़ी तो ये लोग, इनका प्रसार पूरब की ओर होने लगा। जिधर इनको जगह मिलने लगा उधर
बसने लगे। तो जो पश्चिम में रह रहे हैं तो पश्चिम में ही रह रहे हैं, जो बाकी जो आगे बढ़ गए तो उनका प्रसार क्या हुआ कि मतलब एक तरीके से बिहार तक हो गया था। तो अथर्ववेद में जो अंग और मगध वाला क्षेत्र है, इसको वार्ते बोला जाता था, या तो मृदवाच बोला जाता था, या अदेवयु बोला जाता था। शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा या गंडक नदी के अलावा रेवा या नर्मदा नदी का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में किसका? नर्मदा नदी का भी उल्लेख मिलता है। इसको रेवा बोला जाता था, इसको रेवा बोला जाता था। जो नर्मदा नदी वाला क्षेत्र है, जो नर्मदा नदी है, इसको रेवा बोला जाता था। तो बाद के काल में क्या हुआ, जब आर्यों ने बाहर और बिहार और बंगाल समेत पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया, तो इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? आर्यावर्त रखा। यानी कि आर्यावर्त उसको बोला जाता था। आर्यावर्त का मतलब होता है आर्यों का प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जहां पे आर्य रहते हैं। तो जब बिहार और बंगाल मतलब कि पूरे इस एरिया पे इनका कंट्रोल हो गया, तो इसको क्या नाम दिया इन्होंने? आर्यावर्त नाम दिया था। तो जिसे इसको क्या बोला जाता था? आर्यावर्त बोला जाता था। और जो इसके अलावा था उसको दक्षिणावर्त बोला जाता था। जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसको दक्षिणावर्त बोला जाता था। तो हम अगर इसको ऐसे देखा जाए कि कहाँ से ये बढ़ रहे थे, तो क्या हुआ कि पहले क्या थे, ये यहाँ से बढ़े, यानी कि पहले ब्रह्मावर्त यानी पंजाब के क्षेत्र में थे। उससे फिर कहाँ आए? ब्रह्मर्षि देश, जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है वहां पे आते हैं। उसके बाद ये लोग आते हैं जो गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र से फिर किससे? मध्य देश की तरफ बढ़ते हैं, यानी जिसको हिमालय और विंध्य का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध और ये वाला क्षेत्र है, उस अवध हो गया या पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, वहां तक बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जब इनका पूरा विस्तार हो जाता है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत है एक तरीके से कहा जाए, तो समस्त उत्तर भारत में जब इनका अधिकार हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको आर्यावर्त बोला जाता है। तो जब यहाँ इनका विस्तार हो रहा है, मतलब यहाँ विस्तार हो जाता है, तो इनको क्या बोला जाता है? इसको आर्यावर्त बोला जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो इनकी आबादी बढ़ रही है। विस्तार होने का मतलब ये नहीं कि एक कबीला ही बढ़ रहा है। तो अब अगर देखा जाए, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आबादी क्या थी, जैसे अब आबादी क्या होता है कि आबादी, अगर जनसंख्या का जो सिद्धांत भी है, एक माल्थस थे उन्होंने दिया था, तो उस हिसाब से भी क्या होता है कि आबादी क्या होता है कि गुणांक, मतलब कि गुणात्मक आधार पे बढ़ती है। तो आबादी उस टाइम पे जो थी, एक तरीके से बहुत कम लोग आए थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बाद से आबादी बढ़ते ही चली गई। अगर देखा जाए तो बहुत लंबा टाइम हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 1500 बीसी से लेके अब 1500 बीसी से लेके अब ये लोग यहाँ पे मान के चलिए कि जो 1000 बीसी के बाद का टाइम है, तो यानी करीब 600-700 साल हो गया। अब 600-700 साल बहुत लंबा टाइम होता है, अगर देखा जाए तो 600-700 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो इस टाइम तक तो इतना इनका प्रसार हो ही जाएगा, तो आबादी बढ़ जाएगी तो प्रसार होना लाजमी है। तो इस वजह से इनका प्रसार होने लगा। तो इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता था? आर्यावर्त बोला जाता था। तो आर्यावर्त, आर्यावर्त के आगे अब हम उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन का सबसे अगर महत्वपूर्ण चेंज अगर देखा जाए, जो आर्यों के जीवन का अगर सबसे महत्वपूर्ण चेंज देखा जाए, तो क्या था? लोहे की खोज होना। और लोहे की खोज की जानकारी हमको किससे मिलती है? ये हमको अथर्ववेद से मिलती है। और अथर्ववेद में क्या था? लोहे को क्या बोला जाता था? एक तो बोला जाता था इसको कृष्ण अयस या तो श्याम अयस बोला जाता था। इसको कृष्ण अयस या तो श्याम अयस बोला जाता था। और जो लोहे की खोज हुई थी, ये अतरंजी खेड़ा एटा में एक स्थान है, उत्तर प्रदेश के अतरंज, मतलब कि एटा में एक स्थान है जिसको अतरंजी खेड़ा बोला जाता है। तो वहां पे लोहे का पहला प्रमाण मिलता है। और ये कब कब मिला था? लोहे की खोज कब हुई थी? 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। अब वही आर्य जो पहले क्या करते थे? पशुपालन करते थे, या तो चरवाहा थे। तो अब क्या हुए कि उससे निकल के अब क्या करने लगे? अब ये लोग ठहर के कृषि करने लगे। अब ये लोग ठहर कर जो है कृषि करने लगे। तो जो जो अगर ठहर के जब कृषि करने लगे, तो जो कृषि था अब इनकी अर्थव्यवस्था का प्रधान, मतलब एक तरीके से जो इनकी अर्थव्यवस्था का प्रधान स्रोत हो गया। जो कृषि था इनकी अर्थव्यवस्था का प्रधान स्रोत हो गया। तो इसकी वजह से मतलब कि इनके जीवन में क्या हुआ? स्थायित्व आ गया। और इसकी हमको जानकारी कैसे मिलती है कि ये लोग ठहर कर कृषि करते थे? तो हमको इसकी जानकारी ऐसे मिलती है कि उस टाइम पे क्या था कि जो आर्य थे, मतलब कि जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे, तो ये लोग क्या यूज करते थे? पीजीडब्ल्यू, यानी इनको बोला जाता है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ये क्या थे? ये मृदभांड थे, मतलब मिट्टी के बर्तन थे। तो हमको इससे पता चलता है कि ये लोग इन बर्तनों का यूज या तो खाने के लिए यूज करते थे, या तो इनमें जो इनके पास जो सरप्लस चावल या गेहूं होता था, जो अनाज इनके पास सरप्लस होता था, उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं।
हैं। ऐसा होता है, ये मतलब एक तरीके से अगर मान लीजिए कि आज हम लोग यहाँ पे जैसे रह रहे हैं, ऐसा हो जाए कुछ कि ये अर्थ मतलब कि ये जो सभ्यता है खत्म हो जाए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस टाइम मतलब अगर करीब 10,000 साल बाद कोई अगर यहाँ पे आए और यहाँ पे खुदाई करे, तो कैसे पता चलेगा कि ये लोग क्या यूज करते थे। तो देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या था कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये लैपटॉप ही है, तो वो लोग पता करेंगे कि भैया लैपटॉप ये लोग क्या यूज करते थे, लैपटॉप यूज करते थे, मतलब इतना डेवलप हो चुके थे। तो हम लोग इससे ये पता करते हैं कि लोग ये जो थे मतलब कि ठहर कर रहने लगे थे, यानी इनके जीवन में स्थायित्व आ गया था। जब बर्तन मिले तो बर्तनों से पता चलता है कि इनके जीवन में क्या हुआ था, स्थायित्व आ गया था। और ऐसा उसमें भी पता चलता है, जो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भी ये सब मिलते हैं, जो ये पीजीडब्ल्यू और एनपीजीडब्ल्यू जो हैं ये उनमें भी मिलते हैं। और क्या मिलते हैं, एक मिलते हैं एनबीपीडब्ल्यू, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो जो पीजीडब्ल्यू था, पीजीडब्ल्यू वाला एरिया लगभग मतलब बहुत सीमित एरिया था, जो हम आज कह सकते हैं आर्यावर्त वाला एरिया है, वहां तक ही था। जो आर्यावर्त वाला एरिया है वहां तक ही पीजीडब्ल्यू था। लेकिन जो एनबीपीडब्ल्यू है, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, एन बी पी डब्ल्यू जो है, तो ये जो एक तरीके से विंध्याचल वाला जो मतलब विंध्याचल पर्वत जो है, अगर उसको मतलब दक्षिणी सीमा अगर उससे उससे भी आगे था ये, यानी इसका क्षेत्र कहाँ तक था, ये महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र और जो एमपी वाला एमपी महाराष्ट्र वहां तक फैल चुका था। यानी एनबीपीडब्ल्यू से हमको ये पता चलता है, एनबीपीडब्ल्यू से हमको ये पता चलता है कि ये लोग और मतलब कि एडवांस हो चुके थे और इनका विस्तार महाराष्ट्र तक भी हो चुका था। तो हमको बस जो मृदभांड थे इनसे ये जानकारी मिलती है कि इनके जीवन में स्थायित्व तो आ चुका था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था कि पशुपालन जो था अब धंधा क्या हो चुका था, गौण हो चुका था। यानी लोग क्या थे, अब कृषि पे ज्यादा, जो कृषि था ये कृषि पे अब ज्यादा निर्भर करने लगे थे। तो अब क्या था, ये जो पशुपालन वाला धंधा था अब ये क्या था, गौण हो चुका था। तो इस टाइम पे क्या शतपथ ब्राह्मण में हमको किस किस चीज की पता चलता है, किस चीज का पता चलता है, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैंने बताया था कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है एक तरीके से उनका एक्सप्लानेशन है। एक जो जो वेद लिखे गए थे, वेदों के एक्सप्लानेशन को हमने ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में लिखा था। तो क्या हुआ था कि जो इसमें जुताई बुआई कटाई मड़ाई तथा 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का उल्लेख हमको किससे मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। हमने पहले पढ़ा था, पहले पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि जो यव होता है, जौ की जानकारी हमको किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ऋग वैदिक काल तक हमको सिर्फ और सिर्फ जौ तक की जानकारी, जौ की जानकारी मिली थी। लेकिन बाद में जब ये लोग रुक कर कृषि करने लगते हैं तो हमको मतलब कि जानकारी मिलती है कि उत्तर वैदिक काल में क्या था कि चावल गेहूं उड़द मूंग समेत कई अनाजों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जब ये लोग रुक कर कृषि करने लगते हैं तो बहुत से अनाज उगाने लगते हैं। तो अतरंजी खेड़ा जहाँ पे लोहे की मतलब कि लोहे की खोज हुई थी पहली बार, तो वहां पे क्या चावल और गेहूं और जौ के प्रमाण भी मिले हैं। उस टाइम पे क्या बोला जाता था किस चीज को, तो जो गोबर की खाद थी, गोबर की खाद को ये लोग क्या बोलते थे, करीस बोलते थे। और जो हल का सिरा था, जो हल था, हल को क्या बोला जाता था, सिर बोला जाता था। हल को सिर बोला जाता था, सिर या सीता बोला जाता था, हल को सिर या सीता बोला जाता था। और उस टाइम पे जो मतलब कि मृदभांड यूज हुए हैं, मतलब ये जो इसमें फिगर में दिखाए गए तो ये मृदभांड उसी टाइम पे यूज हुए थे जब उत्तर वैदिक काल में। तो भूमि पर क्या होता था कि व्यक्तिगत अधिकार की भावना बढ़ गई। अब व्यक्तिगत अधिकार की भावना बढ़ी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि अब जमीन, जब ये लोग कृषि पे ही आधारित हो गए, पहले क्या था कि लोग ज्यादातर पशुपालन पे आधारित थे, तो जो ज्यादातर युद्ध होते थे कृषि उसके लिए, गायों के लिए होते थे, गायों की चोरी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये लोग स्थायी होकर क्या करने लगे, कृषि करने लगे। जब स्थायी होकर कृषि करने लगे तब क्या हुआ कि उसके बाद मतलब एक तरीके से जमीन की मारा मारी बढ़ने लगी कि भाई जितने, जिसके पास जितना ज्यादा जमीन होगा उसके पास उतना अन्न होगा, उतना ज्यादा, उतने ज्यादा एरिया में मतलब कि कृषि करने लगेगा। तो जो कबायली मान्यता थी, यानी कि जो लोग मतलब कि जो घूम घूम के रहते थे, यानी कि जो एक तरीके से नोमैड टाइप रहते थे, जो नोमैड वाला मतलब कि कल्चर था वो खत्म होने लगा। अगर हम एक चीज देखेंगे कि ज्यादातर जो नोमैड वाला कल्चर वही मिलता है जहाँ पे कृषि की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, या तो नॉर्थ ईस्ट में भी अब कृषि होने लगा है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अब प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहाँ पे बहुत जगह कृषि नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों का जीवन भी अभी भी जनजाति तरीके का है या कबायली टाइप का है। तो वैदिक, अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांडों का प्रयोग हुआ था, चार टाइप के हुए थे मृदभांड जो थे, वो चार टाइप के थे।
एक तो था लाल एवं काला मृद भांड, एक था लाल मृद भांड जो सर्वाधिक प्रचलन में था, और एक था उत्तर काले पालिशदार मृद भांड। ये मतलब एक तरीके से विशिष्टता सूचक था, यानी सब लोग इसको यूज नहीं करते थे। एक पुरुष मेध यज्ञ था जिसके विवेचन से हमको कई व्यवसायों के बारे में पता चलता है। पुरुष मेध यज्ञ जो था, इसके विवेचन से हमको कई व्यवसायों के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे कौन कौन से थे। एक तो तक्षण थे जिनको बढ़ई बोला जाता था, धातु शोधक थे, रथकार थे, चर्मकार थे, स्वर्णकार थे, मतलब कि स्वर्णकार जो सोनार होता है, और उस टाइम पे कुछ शिल्पियों को रत्नियों का दर्जा प्राप्त था। और जैसे मतलब इनके एग्जाम्पल है तक्षण और रथकार। रत्निन जो थे राजा के पदाधिकारी होते थे, उत्तर वैदिक काल में रत्निन जो होते थे राजा के पदाधिकारी होते थे। और सूदखोर जिनको ऋग्वेद में वेकनाट बोला जाता था, ये भी उस टाइम पे प्रचलित थे, इनको भी सूदखोर ही बोला जाता था। और उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का अभी मतलब कि मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव नहीं हुआ था, यानी कि मुद्रा प्रणाली अभी प्रचलन में नहीं था। तो जो व्यापार था किस पे आधारित था, वस्तु विनिमय पे ही आधारित था। तो ये मुद्रा का कब खोज होता है, जब मतलब इसके बाद जब महाजनपद काल आते हैं तो उसके बाद अब मुद्रा का खोज होता है। कारण ये था कि जैसे मान लीजिए कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग मतलब कि विनिमय से कैसे करते थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई चावल पैदा कर रहा है तो वो गेहूं वाले से बदल लेता था। तो अभी तक क्या था, विनिमय पे ही आधारित था। लेकिन जब ये व्यापार बढ़ने लगता है, जैसे मान लीजिए कि व्यापार कब बढ़ेगा, व्यापार तब बढ़ेगा जब हमारे पास सरप्लस ज्यादा होगा। जब सरप्लस होगा तो हम उसको रख के सड़ाएंगे तो है नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। उस एरिया में व्यापार करेंगे जहां पे इन चीजों का मतलब कि इन चीजों का उत्पादन नहीं होता है। तो क्या होता था कि अब जरूरी नहीं कि अगर उनके यहाँ कुछ भी उत्पादन नहीं होता होगा तो हम कैसे उनसे मतलब विनिमय करेंगे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो उनसे हम ले सकें। तो उसके लिए क्या हुआ कि तब मुद्रा प्रणाली का फिर धीरे धीरे प्रचलन होता है। तो मुद्रा प्रणाली जो आता है तो किस में आता है, जब महाजनपद काल शुरू होता है। महाजनपद काल यानी कि महाजनपद काल कब शुरू होता है, जो 600 बीसी के बाद से जब शुरू होता है, 600 बीसी के बाद से महाजनपद काल शुरू होता है, तो उसके बाद मुद्रा प्रणाली का प्रचलन शुरू होता है। तो उस टाइम पे जो कुछ मतलब कि माप की इकाइयां थी, इनको क्या क्या बोला जाता था, एक को बोला जाता था निष्क, एक था शतमान, एक था पाद, और एक था कृषाण। इन सब क्या थी, माप की अलग अलग इकाइयां थी। रतिका जो थी मतलब कि बाट की रतिका और गुंजा जो बाट होता है यानी माप की छोटी इकाइयां थी। और जो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो होता था, स्वर्ण आभूषण को निष्क बोला जाता था। एक तरीके का जो गले में आभूषण, जो गले का आभूषण होता था, गले का जो आभूषण होता था, गले का आभूषण जो होता था, इसको क्या बोला जाता था, इसको निष्क बोला जाता था। और शतमान जो होती थी, शतमान जो होता था चांदी की मुद्रा होती थी, चांदी की मुद्रा को शतमान बोला जाता था। लेकिन एक 600 बीसी के आसपास दिखने लगा था, यानी कि जो शुरुआती उत्तर वैदिक काल था उसमें नहीं दिखता है। जब ये लास्ट में मतलब ये जो चांदी का मुद्रा होता है लास्ट में दिखने लगता है, जब मतलब एक तरीके से महाजनपदों का उदय होता है। अब लोग क्या होता है, जब स्थायित्व आता है तो पहले जो जन थे अब वो जनपद में बदलते हैं, अब जनपदों से क्या होता है, उससे अब महाजनपद में बदलेंगे। तो भाग, शुल्क, बलि इत्यादि को राजा को दिए जाने वाले कर थे जो अनाजों के रूप में दिए जाते थे, क्योंकि अभी तक मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का मतलब कि पहला लेक्चर था। इस सीरीज में 2-3 लेक्चर और आएंगे उत्तर वैदिक कालीन, उसके बाद फिर उसके बाद हम महाजनपद काल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।